हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो बेसिकली मैटर होता क्या है? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कंसीडर्ड एज मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है, जो स्पेस ले रही है, जिसका कोई मास है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। जैसे कि आप जिस पे बैठे हैं, चेयर, या फिर जिस पे आपका लैपटॉप रखा है, टेबल। आपका लैपटॉप खुद एक मैटर है, एयर, वाटर, एक्सेट्रा। ठीक है। कोई भी चीज़ जिसमें मास हो और जो कोई स्पेस ले, वो सब मैटर है। ठीक है। हमारे आसपास जितनी भी जो भी चीज़ें हैं, वो सब एक मैटर है, जो हमें दिख रही हैं, जिसका कोई मास है और जो कोई हमारी स्पेस ले रही हैं। ठीक है। उन सबको हम क्या कहेंगे? मैटर। ठीक है। ऑल मैटर इज कंस्टिट्यूट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारा कोई मैटर है। ठीक है। अब ये जो मैटर है वो सिर्फ एक पार्टिकल का नहीं होता, इसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। ठीक है। ये जो हमारा एक मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे अलग अलग पार्टिकल से बना होता है। ठीक है। तो ये क्या इसका मतलब हुआ कि जितने भी मैटर हैं, सारे के सारे मैटर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है। ये जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इनका नाम क्या होता है? एटम्स। हम इन्हें एटम्स भी बुलाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, या फिर आइंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसे अपनी नेकेड आई मतलब अपनी आँखों से नहीं देख सकते, या फिर हम किसी सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, जो इन पार्टिकल को देख सके। ठीक है। अब हमें पता चल गया मैटर क्या होता है। मैटर विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास कॉल्ड मैटर। ठीक है। ये किसका बना होता है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है, इतने स्मॉल कि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते या सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है। जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, उनके बीच में स्पेस होता है, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है, वो जो पार्टिकल्स उस मैटर के अंदर होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब इसे आगे हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। कि मैटर के बीच में स्पेस, वो स्पेस क्या होता है, वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और वो क्यों कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, या कैसे कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन दैम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है? देखिए, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि हमने एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें वाटर डाल दिया। ठीक है। ये जो वाटर है, उनके बीच में कुछ स्पेस होगा। हमें कैसे पता चलेगा? हमें ये पता करना है ना कि इसके बीच में स्पेस, मैटर के बीच में स्पेस है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसमें सॉल्ट डाल देंगे। ठीक है। हमने उसमें नमक डाल दिया। ठीक है। एसिड सॉल्ट डाल दिया या नॉर्मल नमक डाल दिया। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो सॉल्ट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में, और हम डिसअपीयर हो जाएगा कि हमें दिखेगा ही नहीं। ठीक है। पानी एकदम क्लियर दिखेगा। ठीक है। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा सॉल्ट है वो तो हमें दिख ही नहीं रहा। तो वो सॉल्ट कहाँ गया? वो सॉल्ट जो हमने बीकर लिया था, उसके अंदर जो हमने पानी लिया था, तो पानी हमारा क्या है? मैटर है। ठीक है। उसके बीच में कुछ कुछ स्पेस है। ठीक है। उसके बीच में कुछ कुछ क्या है? स्पेस है। ठीक है। और उसी स्पेस में जाके हमारा सॉल्ट जो है वो बैठ जाएगा।
उसी स्पेस में जाके हमारा सॉल्ट जो है बैठ जाएगा। ठीक है, उस पानी के बीच में जितना भी स्पेस होगा उधर जाके हमारे जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के वो जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, और जिससे क्या होगा, हमारे पानी में हमें वो सॉल्ट नज़र नहीं आएगा। तो हमारा सॉल्ट कहाँ गया? हमारा सॉल्ट गया इस पानी के बीच में जितना भी स्पेस था, हमारे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जितना भी स्पेस था, वहाँ जाके वो बैठ गया। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? जो हमारा पार्टिकल है उसके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमें कैसे पता चलेगा पार्टिकल कैसे अट्रैक्ट करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, 3 चीज़ें ले लेते हैं। एक हमने ले लिया सॉलिड, ठीक है, एक हमने ले लिया लिक्विड, और एक हमने ले लिया गैस। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा सॉलिड है उसमें जो हमारे पार्टिकल हैं वो इतनी पास पास बैठे हैं, इतनी पास पास कि उनके बीच में बिल्कुल ना के बराबर जो है वो स्पेस है, कि हमें इनके बीच में स्पेस दिख ही नहीं रहा, इतना ना के बराबर स्पेस है। क्यों है? क्योंकि ये जो है एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे हमें पता ही नहीं चल रहा कि उनके बीच में स्पेस है भी या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिक्विड। अब आप देखिए ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ कुछ स्पेस हमें नज़र आ रहा है ना। ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी दूर दूर हैं, ठीक है, और इनके बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस है। वो क्यों है? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को सॉलिड के जितनी मजबूती से अट्रैक्ट नहीं कर रहे, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा गैस। अब गैस में आप देखिए, गैस में हमारा जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो कितना ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है इनके पार्टिकल के बीच में वो बहुत ही कम है। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक आयरन ले ली, ठीक है, एक आयरन ले ली, एक रबड़ बैंड ले लिया, एक रबड़ बैंड ले लिया, और एक हमने चॉक ले लिया। ठीक है, अब हम चॉक में हम देख सकते हैं कि अगर हम हैमर मारते हैं, ठीक है, चॉक में अगर हम हैमर मारें तो ये चॉक क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। ये चॉक क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ईजिली ब्रेक हो जाएगा हल्का सा हथौड़ा मारने से ही। ठीक है, अब रबड़ बैंड को हम देखें, रबड़ बैंड को जब हम मारते हैं या खींचते हैं या इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है ना। और वहीं अगर हम आयरन नेल को देखें, हम इसे कितना भी हिट कर लें ये टूटती नहीं है, लेकिन ये क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, लेकिन ये टूटेगी नहीं। क्यों? अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो आयरन नेल है उसके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल सॉलिड जैसी इतनी ज़्यादा है कि ये जो है उसे कितना भी मार ले हम वो टूटेगा नहीं, है ना। और वहीं हम रबड़ बैंड को देखें तो रबड़ बैंड को हम खींचने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस तो है लेकिन अट्रैक्शन भी है। ठीक है, अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम उसे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। वहीं तीसरी ओर अगर हम देखें तो चौक को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल्स का गैप होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रबड़ और आयरन नेल। ठीक है, तो इसे तोड़ना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि इसके बीच में जो अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, या एक दूसरे को जो ये अट्रैक्ट करते हैं वो कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू रबड़, एंड बिल्कुल ही कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू आयरन नेल्स। ठीक है, और थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है हमारी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग का क्या मतलब है? जो ये पार्टिकल हैं, जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो कम मूव करते हैं क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस है वो
बहुत कम होता है, इसलिए इनकी मूवमेंट जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो ये क्या होता है, इसमें जो मूवमेंट होती है वो सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा होती है। और गैस में क्या होता है, गैस में आप देख सकते हैं जो गैप है इनके बीच का वो इतना ज़्यादा है कि इनमें जो मूवमेंट होती है गैस के बीच में पार्टिकल्स की वो इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा रैपिड होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, जैसे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दिस दैट इज दे पॉजेस व्हाट वी कॉल इज कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनके बीच में जो ये जो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जो ये इनकी मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो कंटिन्यूस होती है। ठीक है, इतनी कंटिन्यूस होती है कि वो हिलते रहते हैं, जितनी ज़्यादा मूवमेंट करते हैं उनके बीच में उतनी ज़्यादा एनर्जी अकर होती है। और जितनी ज़्यादा एनर्जी अकर होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी हम किसे कहते हैं, जब हमारे मूव जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं और उनके बीच की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ करती है जब हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे टेम्परेचर के। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने सॉलिड लिया, ठीक है, उसे हीट करना शुरू किया। ठीक है, हम उसे हीट करना शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने आइस ले लिया और उसे हीट करना शुरू किया, तो उनके बीच की जो वाइब्रेशन होगी पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होगी, इंक्रीज़ होने लगेगी। उनका जो मूवमेंट है वो इंक्रीज़ होने लगेगा और क्या होगा, हमारा आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। क्यों हो रहा है वो मेल्ट, क्योंकि जो हम आइस में क्या कर रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, हम हीट दे रहे हैं आइस में और इनके बीच का जो पार्टिकल है उनमें वाइब्रेशन होनी शुरू होगी, उनकी मूवमेंट जो है इंक्रीज़ होनी शुरू होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो हमें इससे क्या पता लगता है, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम किसे कहते हैं, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें हमने वाटर डाल दिया और उसमें हम एक रेड इंक डाल देते हैं। ठीक है, हम रेड इंक डाल देते हैं। अब हम थोड़ी देर तक उसे छोड़ देते हैं ऐसे ही। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि वो जो वाटर है वो पूरा रेड हो गया। वाटर क्या हुआ, पूरा रेड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो हमने इंक डाली थी, रेड इंक डाली थी, वो क्या हुई, पूरे वाटर में, वाटर के बीच में, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था उसमें जाकर बैठ गई, है ना। वो पूरी जो उसमें बैठ गई, अब क्या हुआ, उसने वाटर को पूरा रेड कर दिया। ठीक है, किसकी वजह से कर दिया, क्योंकि उसमें हुआ डिफ्यूजन। उसमें क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। अब इसका मतलब क्या है, ये अब हमने इंक को मिलाया तो नहीं उसमें, हमने तो सिर्फ एक ड्रॉप इंक की उसमें डाल दी। अब क्या हुआ, वो अपने आप जो है पूरे पानी में फैल जाती है और पूरे पानी को क्या कर देती है, लाल कर देती है। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जब कोई भी पार्टिकल मैटर का अपने आप ही जाके दूसरे पार्टिकल के मैटर के साथ मिक्स हो जाए, अपने आप ही, क्या क्या मतलब, अपने आप ही, हमें उसे करवाना नहीं पड़ रहा, वो अपने आप ही जाके इंटरमिक्स हो गई है, जिसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये समझाया हुआ है, वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि हमने एक बीकर लिया, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक डाल दिए, ठीक है, और उसे कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रख दिया अनडिस्टर्ब, बिना बिना किसी डिस्टर्बेंस के। थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि जो बीकर है हमारा वो पूरा का पूरा कलरफुल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस डिफ्यूजन के दौरान पार्टिकल्स ने क्या किया, इस डिफ्यूजन के दौरान पार्टिकल्स ने क्या किया, पूरा का पूरा स्पेस जो था पार्टिकल्स के बीच में वो उसने ऑक्यूपाई कर लिया और अपनी जगह बना ली, जिससे वो क्या हुआ, पूरा का पूरा वाटर को उसने रेड कर दिया। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, डिफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए, स्टेट ऑफ मैटर, हमारे जो मैटर होता है,
ठीक है। वो कितने टाइप का होता है, वो हमारा मैटर जो होता है वो 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का, 3 टाइप का। सॉलिड पहला सॉलिड, ठीक है। दूसरा दूसरा लिक्विड, ठीक है। तीसरा गैस, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे मैटर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 मैटर और बताए थे, एक था प्लाज्मा और एक था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। पर हमारे सब्जेक्ट में क्या है, हमें सिर्फ यही 3 डिटेल में पढ़ने हैं। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, ठीक है बच्चों। देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये 3 हमारे टाइप के मैटर्स होते हैं, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड इज़ अ पार्टिकल दैट आर टाइटली और क्लोजली पैक्ड। अब मैंने आपको बताया सॉलिड जो होता है वो टाइटली और क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक है। बीच जो हमारा सॉलिड का मैटर है उसके बीच में जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में गैप जो होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है, ऐसे बिल्कुल पास पास, ठीक है। इनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, जो बहुत ही इतना कम होता है कि हमें दिखता भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइट होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं। और वहीं हम लिक्विड का देखें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। हमने देखा था ना पीछे कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, थोड़ा ज़्यादा गैप होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। और गैस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ये देखिए इतने दूर दूर होते हैं, है ना। अब आप यहाँ देखिए सॉलिड के बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम है, वो बहुत ही टाइटली और क्लोजली पैक्ड है, जैसे कि आइस में, ठीक है। और वहीं आप पानी में देखें तो उसका पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और गैस में ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, है ना। सेकंड है हमारा, इनकी फिक्स शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए आयरन नेल ले लीजिए। अब जो आयरन नेल है उसकी जो, अगर आप उसे हवा में उछाल दो, अगर आप नीचे रख दो, अगर आपको उसे कहीं भी फेंक दो तो उसकी शेप क्या होगी, वो फिक्स रहेगी, है ना। वो फिक्स रहेगी और उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी फिक्स रहेगा, मतलब ना ही उसकी शेप चेंज होगी और ना ही उसका जो मास है वो बढ़ेगा, है ना। वहीं पर आप लिक्विड देखें तो लिक्विड की जो है वो कोई फिक्स शेप नहीं होती और कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। आप जैसे कि आप वाटर ले लीजिए, वाटर को अगर आप गिलास में डाल दो तो वो क्या करेगा, वो गिलास का शेप ले लेगा, ठीक है। आप उसे एक बड़े से बकेट में डाल देते हो तो वो बकेट का शेप ले लेगा। तो इसका मतलब क्या है, उसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है और फिक्स वॉल्यूम नहीं है। वहीं पर आप गैस ले लीजिए, गैस को देखिए आप, गैस की क्या कोई फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम है, नहीं है। गैस जो है अगर आप बैलून में भर दोगे तो वो बैलून जैसी शेप ले लेगी, है ना। आप इसे किसी टॉय में भर दोगे तो वो टॉय जैसी ले लेगी। आप इसे किसी स्पॉन्ज में भर दोगे तो वो स्पॉन्ज जैसी शेप ले लेगी, है ना। तो जो हमारी गैस है वो ना ही उसकी फ़िक्स शेप होती है और ना ही फ़िक्स वॉल्यूम होती है लिक्विड की तरह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारा सॉलिड है वो अपनी शेप को मेंटेन करता है और उसकी जो डेंसिटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो डिफ्यूज़ नहीं होता। अब जैसे कि मैंने आपको आयरन नेल बताया था, है ना। आयरन नेल आपको मैंने बताया था, अब देखिए उसकी जो शेप है वो फिक्स रहती है ना। और अगर आप उसे किसी उसमें डाल दोगे, वाटर में, इंक में डाल दोगे, किसी में भी डाल दोगे तो क्या वो बिल्कुल उसके जैसा कलर ले लेगा, नहीं लेगा ना। तो आप क्या करोगे, हाँ वो पेंट हो जाएगा, लेकिन आप उस जब पेंट को उतारोगे तो वो क्या होगा, वो अपना वही सेम कलर जो है अपना शो करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी शेप है, जो हमारा सॉलिड है वो अपनी शेप को मेंटेन रखता है और उसकी जो डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजन होती है वो ना के बराबर होती है, मतलब होती ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और अगर हम लिक्विड को देखें तो लिक्विड जो है हमारी वो शेप ले लेती है कंटेनर की, और जो डेंसिटी होती है लिक्विड की वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है डिफ्यूजन में। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि कंटेनर है, उसमें अगर हम लिक्विड डाल देते हैं, जिस कंटेनर में हम लिक्विड डालेंगे वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। और मैंने आपको पीछे ये भी बताया था, जैसे कि अगर हम उसमें इंक डाल देते हैं, रेड इंक डाल देते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा वाटर है वो पूरा का पूरा रेड हो जाएगा, मतलब उसमें डिफ्यूजन होने लगता है ना। तो इसी का मतलब यही है कि जो हमारा लिक्विड है वो टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट्स
कैप्ड, ठीक है। और जो डेंसिटी है डिफ्यूजन की वो लोअर है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट इज़ गैस। गैस में क्या होता है, अब जो डिफ्यूजन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। अब डिफ्यूजन मतलब गैस में डिफ्यूजन ज़्यादा कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने अगरबत्ती जलाई कमरे में, ठीक है। आपने अगरबत्ती जलाई, अब क्या होगा, वो जो अगरबत्ती है वो धीरे धीरे उसकी जो धुआं है, उसकी जो खुशबू है पूरे कमरे में फैल जाएगा, है ना। वो फैल जाएगी, क्यों फैल जाएगी, क्योंकि जो डिफ्यूजन है गैस की वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड से। और सॉलिड में तो होती ही नहीं डिफ्यूजन, है ना। और लिक्विड में क्या होती है, धीरे धीरे होती है डिफ्यूजन, है ना। इंक जब वाटर में डिज़ोल्व होगा उसे थोड़ा टाइम लगेगा डिज़ोल्व होने के लिए, लेकिन आप जैसे ही कमरे में अगरबत्ती जलाओगे या परफ्यूम लगाओगे तो क्या होगा, उसकी जो स्मेल है, उसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही जल्दी पूरे कमरे में फैल जाएगी। वो क्यों है, क्योंकि उसकी जो डिफ्यूजन है गैस की वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, ठीक है। एंड दे पोजेस द लीस्ट डेंसिटी, उसमें क्या होती है, डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होते हैं आर स्मॉलेस्ट। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है ना। पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस कम होता है तभी तो वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तभी तो वो अपनी फिक्स शेप और डेफिनेट वॉल्यूम में रहते हैं, है ना। तभी उसमें डिफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है ना। अब लिक्विड में क्या होता है, जो उनका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तभी तो उनके बीच में जो है हमारा डिफ्यूजन भी हो जाता है, ठीक है। तभी उनकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होती, तभी उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में। अब गैस में क्या होता है, गैस में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। मैंने आपको पीछे दिखाया था ना, देखिए ये अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड एंड के बीच में पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में गैप कितना है, इतना कम के हमें दिख भी नहीं रहा ना। लिक्विड के बीच में ज़्यादा है, हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, और गैस के बीच में देखिए बहुत ही ज़्यादा है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। अब ऑब्वियसली जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास होंगे, ठीक है, वो अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे, उनके बीच में डिफ्यूजन नहीं होगा, उनका जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, है ना। उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होगी, है ना। तो क्या होगा, उनका ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जब हम उसे ब्रेक नहीं कर पा रहे, ब्रेक करने में बहुत मुश्किल हो रही है ना, तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। इसी वजह से जो पार्टिकल है वो ब्रेक नहीं हो पाता हमारा इजीली। अब वहीं आप लिक्विड को देखें तो लिक्विड में क्या है, जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। अब क्यों है उसमें वीक, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑब्वियसली अगर हमारे जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के अंदर वो क्या होंगे, थोड़े थोड़े गैप पे होंगे, है ना। उनके बीच में स्पेस होगा, तो क्या होगा, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा और उन्हें ब्रेक करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, है ना। और जो गैस है हमारा उसके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, वीकेस्ट होती है ना। तभी तो वो हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और बहुत ही ईजिली हम जो है उनमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सॉलिड दे हैव द लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी। अब लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए हम जो सॉलिड है हम उसे जो हमारा आयरन नेल है उसे हम तोड़े जा रहे हैं, लेकिन वो टूट ही नहीं रहा, वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है लेकिन वो टूट ही नहीं रहा, है ना। उसका मतलब क्या है, उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत लो है, वो हम उसे तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। और नेक्स्ट है हमारा, लिक्विड में क्या होता है, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, हम उसे ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, ईजिली सेपरेट कर सकते हैं उसके लिक्विड के पार्टिकल्स को एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और जो गैस है उसमें हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में इतना ज़्यादा गैप होता है कि हम उसे अगर थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो वो क्या होगा, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। वो क्या होगा, वो धीरे धीरे अपना साइज़ जो है पार्टिकल का वो मैटर का इतना कॉम्पैक्ट कर लेगा, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा
हाईली कंप्रेसिबल होते हैं गैस एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारा मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। जो हमारा मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने आइस लिया, ठीक है, आइस को हमने हीट करना शुरू किया तो क्या होगा, वो हीट होने के बाद क्या होगा, वाटर की फॉर्म ले लेगा, है ना, वाटर की फॉर्म ले लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना। अब हम लिक्विड को क्या करेंगे, लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, तो वो क्या हो रही है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है ना। आप देखते हैं कि गैस वेपर्स निकल रहे होते हैं तो वो क्या हो रही है, हमारी लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और गैस को अगर हम कंप्रेस करते हैं, गैस को मान लीजिए हम प्रेशर देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इन सब के कुछ नाम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने जब सॉलिड को हीट किया और लिक्विड में कन्वर्ट किया तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। या फिर हम इसे एक और नाम कह सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग का क्या मतलब है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। ठीक है। नेक्स्ट है, जब हम अपने वाटर को कन्वर्ट करते हैं गैस में हीट के माध्यम से, तो हम उसे क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा लिक्विड है, जब हम पानी को बॉईल करते हैं तब वो क्या होता है, वो गैस की फॉर्म लेने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज वेपराइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉलिडिफिकेशन। अब सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है जब हम इसी लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, ठीक है, कूलिंग के प्रोसेस से, तब हम उसे क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने पानी फ्रीज़र में रख दिया, ठीक है, अब वो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपने देखा कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। द इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। अब कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है द प्रोसेस ऑफ टर्निंग गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है। अब हम इस गैस को जब डायरेक्टली हम अपने लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे प्रेशर की वजह से, प्रेशर देकर, ठीक है, या इसका टेम्परेचर कम करके, तो हमारा क्या होगा, जो हमारी गैस है वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसे हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू गैस। जब हम क्या करते हैं, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, लिक्विड फेज से गुजारे बिना, तो हम उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इसी तरह जब हम गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं बिना लिक्विड फेज से गुजारे बिना, तो हम उसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम इन प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला है हमारा सॉलिड इनटू लिक्विड और मेल्टिंग। ठीक है। हम मेल्टिंग किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था, जब हम सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में बाय अप्लाइंग हीट, उसे क्या कहेंगे हम, सॉलिड जो है हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, या फिर हम क्या बोलेंगे, उसे हम मेल्टिंग कहेंगे। ठीक है। अब ये कैसे होता है, देखिए, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, जब हम सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी बताया था, क्या होता है, जब हमारा पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं और उनके में जो एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। और इसी काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। जितनी ज़्यादा हम उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी उसमें क्रिएट होगी और वो उतनी ज़्यादा ही तेज़ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और यही एनर्जी जब हम सप्लाई करते हैं, यही हमने एनर्जी उसमें बढ़ा दी, तो अब क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स जो हमारे हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होने लगता है। ठीक है। और जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक होने लग जाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं अपने फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं और इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, एक ऐसी स्टेट आती है जब हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, एक ऐसी स्टेट आती है जब हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट
हो जाता है, ठीक है, या होने लगता है, ठीक है। पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। अब इसकी एक टर्म है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने एक आइस जो है वो रूम टेम्परेचर पे रख दी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या फिर रूम टेम्परेचर पे रख दी, ठीक है, ठीक है। अब वो उसमें क्या होगा, जब हमारा सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, वही मिनिमम टेम्परेचर जो होगा हम उसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम द लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे जो हमारा सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कैसे अफेक्ट करता है हमारे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रेशर है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारा सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। क्या होता है, जब हम प्रेशर देते हैं तो जो पार्टिकल है मैटर के, जैसे कि मैंने आपको बताया पार्टिकल जो है मान लीजिए इतने दूर दूर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे ऊपर से प्रेशर देना शुरू कर देंगे, ऊपर से क्या करेंगे, प्रेशर देना शुरू कर देंगे। अब वो क्या होगा, धीरे धीरे जब वो हमारा प्रेशर बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े क्लोज आने लगेंगे। अब एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो इतने पास हो जाएंगे कि उनके बीच का जो गैप है वो हमें दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर दिखेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पे प्रेशर देते जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने गैस को प्रेशर देना शुरू कर दिया, ये हमारी गैस है, हमने गैस को प्रेशर देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो क्या हुआ, थोड़े थोड़े जो उसके पार्टिकल्स हैं वो अपना पास पास आने लगे, ठीक है। एक टाइम आएगा जो पार्टिकल हैं वो इतने पास आ जाएंगे कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, हमारा हमारा जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है, गैस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना, जब हमारा जो गैस है सॉलिड में कन्वर्ट होती है, जब हमारी गैस है जो वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है बिना किसी लिक्विड फेस में आए हुए, तो हम उसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, है ना। हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। By applying pressure, we can bring the particles of the matter close to each other, thereby increase the force of attraction between the particles। अब क्या हो रहा है, हम जब प्रेशर ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं अपने इसको गैस को, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये जो प्रेशर है, ये जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ कर देगी। मतलब चाहे मैंने आपको बोला था कि पार्टिकल्स जितने ज़्यादा पास होंगे वो उतना ही ज़्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में पास आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ने लगा है, ठीक है। और जब पार्टिकल्स जो हैं कंप्रेस हो जाएंगे, मतलब उनके बीच में जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर जो है वो गैस का वो भी कम हो जाएगा। अब टेम्परेचर जब उसका कम हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रेशर ज़्यादा कर दिया उसके बीच में, प्रेशर ज़्यादा कर दिया, पार्टिकल पास आ गए, उनके बीच का अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, उसका मतलब क्या है, जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। किसका कम हो जाएगा, टेम्परेचर, गैस का कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा, इसी की वजह से तो वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। या फिर हम कह सकते हैं अगर हमने उसे ज़्यादा प्रेशर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो ड्राई आइस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड फॉर्म में होती है उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आप सबको पता है हमारी CO2 जो होती है वो गैस होती है, ठीक है। जब हम उसे प्रेशर देते हैं तब वो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जब हम उसे प्रेशर देते हैं तो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाती है, ठीक है। तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। नाउ इट कैन डायरेक्टली टर्न इनटू गैस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ टू 1 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमने इसे सॉलिड में तो कन्वर्ट कर दिया आपने कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में छोड़ेंगे, मतलब मान रूम टेम्परेचर पे रख दिया, वैसे ही क्या होगा, हमारा जो सॉलिड है
जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड में या ड्राई आइस में कन्वर्ट किया था वो क्या होगा, डायरेक्टली गैस में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमने प्रेशर है उसके ऊपर जो प्रेशर डाला था गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या हुआ, हमने वो प्रेशर को रिमूव कर दिया और वो क्या हुआ, जो हमारे सॉलिड बना था वो डायरेक्टली हमारा गैस बन जाएगा। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। देखिए ना, हमारी जो सॉलिड है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, तब हम उसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन किसे कहते हैं, जब हमारा जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम, जब हम हीट को सप्लाई करेंगे वाटर पे। जैसे मान लीजिए आपने वाटर लिया, ठीक है, एक बीकर में आपने वाटर लिया, ठीक है, उस पर आपने हीट देनी शुरू की। ठीक है, जब आपने हीट देनी शुरू की तब क्या हुआ, जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स थे वो क्या होंगे, मूव होना शुरू हो जाएंगे, बहुत तेज़ी से मूव होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर सकें, ब्रेक कर सकें, जिसकी वजह से क्या होगा, उस टेम्परेचर पे जो लिक्विड होगा वो चेंज होने लग जाएगा गैस में। उस टेम्परेचर पे क्या होगा, जो लिक्विड होगा हमारा गैस में चेंज होने लग जाएगा आपकी। और ये जो फिनोमेना होगा हमारा, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस फेस में कन्वर्ट हो रहे हैं किसी भी टेम्परेचर पे। मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है हमारा बॉयल करना शुरू कर दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बट इसी बॉइलिंग पॉइंट पे आने से पहले हमारा लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसे गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। अब हम ये भी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर जो हैं हमारे इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। देखिए, पहला है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होगा, जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए कपड़े सुखाने रखे हुए हैं धूप में, ठीक है, आप क्या करोगे, अगर उस कपड़ों को फैला के रखोगे तो हमारे जो कपड़े हैं वो ज़्यादा जल्दी सूख जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप उन कपड़ों को एज इट इज़ आर्ट सी बनाकर एज इट इज़ धूप में रख दोगे, तो वो क्या होगा, बहुत देर से सूखेंगे एज़ कम्पेयर टू जब आप कपड़े जो हैं वो फैला के सुखा दें। इसका मतलब क्या है, जब आपने सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया आप, फिर वो क्या होगा, वो डायरेक्ट जल्दी सूखने शुरू कर देंगे, जल्दी इवेपोरेट होने शुरू, वो वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जल्दी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और हमारा जो कपड़ा है वो जल्दी सूख जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर देखिए, जितना ज़्यादा आप उस कपड़े को गर्म सनलाइट देंगे जिससे क्या होगा, इवेपोरेशन और जल्दी होगा। जितना ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम विंड स्पीड पढ़ लेते हैं। विंड स्पीड क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठीक है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और आपने उस पर कपड़े सूखने डाल दिए, तो कपड़े क्या हो, जल्दी जल्दी सूख जाएंगे, है ना, एज़ कम्पेयर टू जब आप धीरे हवा चल रही है या हवा चल ही नहीं रही है, आपने तब कपड़े डाले हैं, तब वो धीरे कम सूखेंगे एज़ कम्पेयर टू जब आप तेज़ हवा में कपड़े डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर विंड स्पीड जो है इंक्रीज़ होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जो सरफेस एरिया होगा हमारा इवेपोरेशन का, अगर वो ज़्यादा होगा तो हमारी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी हमारी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, अगर हमारी विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो भी हमारी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है, सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, हमारी विंड स्पीड हो गई, वो क्या है, सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा विंड स्पीड होगी, उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, इवेपोरेशन होगी। ठीक है, मैं आपको ये बता देती हूँ ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारी एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। ह्यूमिडिटी रेट
क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर हमारी एयर में कम वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो हमारी ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे हम उमस भी बोलते हैं ना, हम कहते हैं उमस ज़्यादा हो रही है, ठीक है, ठीक है, वो क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। तो हम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर उमस ज़्यादा होगी, वाटर मॉलिक्यूल पहले से ही बहुत ज़्यादा होंगे हमारे एयर में, तो वो हमारे कपड़ों को सूखने में कैसे मदद करेंगे, है ना। तो जब हमारा जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर में, तो हमारे जो इवेपोरेशन रेट होगा वो कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ह्यूमिडिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू इवेपोरेशन, ठीक है। अब देखिए, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड, वो क्या हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इवेपोरेशन की। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा विंड स्पीड होगी, हमारा इवेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। बट जो हमारी ह्यूमिडिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगी, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। पॉइंट हमारे यहाँ और है, नेचर ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड का नेचर कैसा होना चाहिए, मतलब अगर लिक्विड मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब तो वो क्या होगा, वो जल्दी इवेपोरेट होगा देन लेस वॉलेटाइल कंपाउंड। ठीक है, हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जब कन्वर्शन ऑफ गैस स्टेट इनटू लिक्विड। जब हमारी गैस स्टेट जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तब हम उनसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। When a gas is cooled sufficiently, the process of turning it into liquid is called condensation, is termed as condensation. जब हमारा गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, कैसे कन्वर्ट होने लगता है, जब हम उस गैस को या वेपर को कूल करते हैं, ठीक है, और हमारा जो गैस है वो कन्वर्ट होने लगे लिक्विड में, उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे, ठीक है। Condensation of steam occurs when the steam cools and convert into water. अब कंडेंसेशन ऑफ स्टीम तभी होएगी, मतलब स्टीम को हम तभी कंडेंसेट कर पाएंगे, तभी हम वेपर्स को उसमें लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएंगे जब हम उसे कूल करेंगे, ठीक है। हम उसे क्या करेंगे, कूल करेंगे। ये जो प्रोसेस होता है हमारा कंडेंसेशन, वो बॉइलिंग से बिल्कुल अपोजिट होता है। बॉइलिंग में क्या होता है, हम तो वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं लिक्विड को, ठीक है, लिक्विड को हम हीट देते हैं और वो क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। बट ये बिल्कुल अपोजिट होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, हम गैस को कूल करते हैं या वेपर्स को कूल करते हैं लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन एंड डिकम्पोजिशन। सब्लिमेशन एंड डिकम्पोजिशन, अब हम सब्लिमेशन किसे कहेंगे, सब्लिमेशन हम कहेंगे द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। जब हम सॉलिड स्टेट को क्या करें, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दे बिना किसी लिक्विड स्टेट से गुजारे बिना, तो अब हम उसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। और डिकम्पोजिशन हम किसे कहेंगे, डिकम्पोजिशन कहेंगे द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड कॉल्ड डिकम्पोजिशन। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हम गैस है उसे हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं बिना लिक्विड फेज में गुजारे हुए, तो हम उसे क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन। सब्लिमेशन में क्या हुआ, हमने सॉलिड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया बिना लिक्विड फेज में गुजारे हुए। और डिकम्पोजिशन में क्या करेंगे, हम गैसियस स्टेट को चेंज करेंगे सॉलिड स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट से गुजारे हुए, तो हम उसे क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन कहेंगे, ठीक है। सब्लिमेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं सब्लिमेशन का। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। तो हम उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। जब उसी ड्राई आइस को हम थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर छोड़ देते हैं, तो वो ड्राई आइस क्या होती है, डायरेक्ट जो है हमारे गैस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम उसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन, क्या कहते हैं, डिपोजिशन, ठीक है। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं सब्लिमेशन के, जैसे अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर एक्सेट्रा। मैं एक और एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अमोनियम क्लोराइड का। जैसे कि मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड में हमारी सब्लिमेशन कैसे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक क्रिस्टल लिया अमोनियम क्लोराइड का चाइना डिश में, ठीक है। चाइना डिश में आपने क्या किया, जैसे कि मान लीजिए आपने एक ये चाइना डिश ले ली, ये जो हमारी
बॉल है वो चाइना डिश है, इसमें आपने क्या लिया, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड ले लिया। क्या कर लिया, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड इसमें प्लेस कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसमें एक ट्राइपॉड स्टैंड पे वायर गस रख के, ये ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ठीक है, इस पर आपने क्या किया, वायर गस रख दी, वायर गस। ठीक है, उस पर आपने क्या रखा, वो चाइना डिश रख दी। चाइना डिश के अंदर आपने क्या करा, अमोनियम क्लोराइड रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, एक फनल लिया और उसे उल्टा करके उस चाइना डिश के ऊपर रख दिया। ठीक है, उस चाइना डिश के ऊपर आपने क्या रख दिया, इन्वर्टेड फनल लिख दिया। ठीक है, और फनल का जो एंड होगा उसे आपने किससे कन्वर्ट कर दिया, एक कॉटन प्लग से कन्वर्ट बंद कर दिया। ठीक है, ताकि जो हमारा गैस जो है वो इस होल से बाहर ना जा सके। ठीक है, फिर आपने क्या किया, बर्नर की हेल्प से आपने इसे हीट देनी शुरू की। बर्नर की हेल्प से आपने क्या किया, इसे हीट देनी शुरू कर दी। जब हम हीट दे रहे हैं इसमें तो क्या हो रहा है, हमारे जो सॉलिड हमारा अमोनियम क्लोराइड था वो क्या होगा, धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये जब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये क्या होगा, अब ये बाहर तो जा नहीं सकता, तो ये क्या होगा, हमारा जो ये फनल है उसमें साइड में डिपॉजिट होने लगेगा। इसमें क्या होगा, साइड में डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, ये जो हमारा सॉलिड अमोनियम क्लोराइड था वो हीट देने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इसे क्या कह रहे हैं, ये जो है हमारा अमोनियम क्लोराइड वो किस में जा रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जो हमारा सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और इस फनल की अंदर पे डिपॉजिट हो रहा है, हमें दिख सकता है वो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, सब्लिमेशन कह रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीजिंग। अब हम फ्रीजिंग किसे कहते हैं, द कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब हमारा लिक्विड स्टेट जो है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, फ्रीजिंग में क्या होता है, फ्रीजिंग में होता है जब ये लिक्विड जो है वो कूल होने लगे, मतलब ठंडा होने लगे, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी को लूज़ करने लगते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब हमारा लिक्विड है, ठीक है, वो ठंडा होगा तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वो अपनी जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर वो एनर्जी लूज़ करने लगेंगे। ठीक है, वो ठंडे पड़ने लगेंगे और उनका जो मूवमेंट होगा वो भी स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा लिक्विड जो है वो ठंडा होने लगेगा और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, जैसे मैंने आपको बताया लिक्विड जो है वो ठंडा होने लगेगा तो पार्टिकल क्या होंगे, सीज हो जाएंगे, उनकी मूवमेंट सीज हो जाएगी। सीज का मतलब क्या है, उनकी मूवमेंट जो है वो जब्त हो जाती है। जब्त है मतलब रुकने लगती है, एक जगह रुक जाती है और जो उनका वाइब्रेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो अपनी पोजीशन पे स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ वो थे वो वहीं पड़े रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड जो है वो फ्रीज़ होने लगता है। ठीक है, और वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वो फ्रीज़ होने लगता है और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो टेम्परेचर चेंज हुआ उसमें वो क्या कर रहा है, हमारे मैटर के स्पेस वो स्टेट को चेंज कर रहा है। जो मैटर को स्टेट को मतलब हमारे लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है ना। इसे हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग हम किससे कहते हैं, जब हमारा लिक्विड स्टेट जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए। ठीक है, वो कैसे चेंज होता है, जब हम टेम्परेचर उसका जो है लिक्विड का कम कर देते हैं। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल की एनर्जी है वो कम होने लगती है। ठीक है, और जो पार्टिकल हैं वो अपने मूवमेंट को भी कम कर देते हैं। फिर एक टाइम क्या होता है, जब हमारा लिक्विड थोड़ा सा चिल हो जाता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो पार्टिकल की मूवमेंट जो है वो एक ही जगह फिक्स हो जाती है, वो वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं और उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाती है, लॉक हो जाती है। जिसकी वजह से तब हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। इस चैप्टर में याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पहली डेफिनेशन है ब्राउनिन मोशन की। अब ब्राउनिन मोशन क्या होता है, ब्राउनिन मोशन द रैंडम मोशन ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडिंग इन द फ्लूइड इज नोन एज ब्राउनियन मोशन।
का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए लिक्विड में कुछ पार्टिकल्स हैं और वो रैंडम मोशन में, जिगजैग मोशन में, जिगजैग मोशन मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी साइड में, कभी इधर, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी, ठीक है, ऐसे रैंडम मूवमेंट करने लगे। मतलब उनकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स ना हो, रैंडम हो, ठीक है, वो कभी भी कहीं से भी, किधर से भी, कैसे भी मूव कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होता है हमारा, इसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बीकर ले लिया, ठीक है, बीकर के आपने अंदर क्या किया, पानी डाल दिया, ठीक है, आपने बीकर के अंदर पानी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, एक थर्मामीटर भी लगा दिया। आपने क्या किया, एक थर्मामीटर भी लगा दिया, ठीक है। अब क्या किया आपने, उसे हीट देनी शुरू की। आपने उस बीकर में जो पानी है उसको हीट देनी शुरू की। अब क्या होगा, जो हमारा ये वाटर है, ठीक है, वाटर क्या होगा, जैसे ही हम हीट देंगे तो वाटर क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। वाटर क्या होगा, एनर्जी लेगा, ठीक है। एनर्जी किससे ले रहा है, ऑब्वियसली उसमें हीट हम दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पार्टिकल का मूवमेंट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। मूवमेंट इंक्रीज़ होगा तो वो क्या होगा, उनमें एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स और तेज़ मूव करने लगेंगे, वाइब्रेट होने मूव करेंगे तो, और फिर उसके बाद क्या होगा, वो अपनी स्टेट को चेंज करने लगेंगे। लिक्विड से किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, गैस में कन्वर्ट होने लगेंगे, या फिर सॉलिड से किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो इस स्टेट में कन्वर्जन होने लगता है जब इस स्टेट में, जैसे कि मान लीजिए आपने आइस ली है या लिक्विड लिया है, वो अपनी स्टेट में, वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, बट उसका टेम्परेचर जो होता है वो हमें एक ही पॉइंट पे स्टक दिखाता है, एक ही पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए आपने आइस ली है, ठीक है, आइस को आपने बॉईल करना शुरू किया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये बॉईल हो रही है और अब धीरे धीरे ये क्या हुआ, अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगी, ठीक है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगी। जिस लिक्विड स्टेट में ये कन्वर्ट होगी उस स्टेट का टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। बट हमारा सॉलिड है, ठीक है, वो अब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगा, धीरे धीरे क्या हुआ, वो पूरा लिक्विड होने लगा, ठीक है। पर जो हमारा टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टक हो गया है, ठीक है। ये जो टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टक हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, हमारे इतनी हीट देने के बावजूद हम हीट दिए जा रहे हैं, जो हमारा आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता जा रहा है, लेकिन हमारा जो वो थर्मामीटर है उसमें हमें क्या दिख रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस ही दिख रहा है ना। टेम्परेचर इंक्रीज़ होते हुए दिख ही नहीं रहा, ठीक है। वो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है लेटेंट हीट की वजह से। क्योंकि लेटेंट हीट जो है उसे हम क्या कहते हैं, हिडन हीट कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हमारा जो सॉलिड स्टेट है या लिक्विड स्टेट है, जब अपनी स्टेट को चेंज करता है लिक्विड या गैस में, तो लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज़ ही नहीं करता या डिक्रीज़ ही नहीं होता, उसमें कोई हमारा चेंज ही नहीं हो रहा है एक पॉइंट के बाद, तो हम उसे क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे, ठीक है। लेटेंट हीट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट that is radiate or absorb at constant temperature and pressure during the transition of the phase of the substance। मतलब हम एक, उसमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर दिख रहा है, एक कांस्टेंट प्रेशर पॉइंट दिख रहा है, जिसके बाद वो चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे, ठीक है। अब ये लेटेंट हीट हमारी दो तरह की होती है। दो तरह कौन कौन से होते हैं, एक लेटेंट हीट फ्यूजन होती है और एक लेटेंट हीट वेपोराइजेशन होती है। लेटेंट हीट फ्यूजन कब होती है, जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना हो, ठीक है। और लेटेंट हीट वेपोराइजेशन क्या क्या होती है, जब हमें लिक्विड को गैस में चेंज करना हो। तो हम पढ़ लेते हैं इसको। लेटेंट हीट फ्यूजन क्या होती है, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें चाहिए होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में, तो हम उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट फ्यूजन। और लेटेंट हीट वेपोराइजेशन क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है 1 kg ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड में, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
इस कंप्लीट वीडियो की पीडीएफ जो है मैं वो इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्यों आपको नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।